माता की माता के स्वर में अगर बच्चा अधिक से अधिक सुनता है तो उसकी भाषा का डेवलपमेंट बहुत ही उच्च स्तर का होता है। इतना ही नहीं, अगर बच्चा कुछ गिर जाता है, उसको पेन है, तो 50% पेन रिडक्शन इज जस्ट बाय मदर्स वॉइस एंड मदर्स टच। निद्रा जो है ना, इट इज लाइक वेरी सेक्रेड रिचुअल। उनको जगाने के हजारों गीत लिखे गए हैं। श्री कृष्ण बाल कृष्ण को जगाने के पीछे हजारों हाँ गीत हाँ। लिखे हुए हैं। टीचर को बोलता है कि तोता क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो मुझे पता चल गया। कौन अच्छा। सा फल तोता खाएगा वो उसको पता चलता है। 15 दिन के ऑब्जर्वेशन में उसको पता चलने लगा, चार जी। 4.5 साल का बच्चा, कि हाँ। तोता यही फल खाएगा, ये नहीं खाएगा। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं निशाग्र जोशी जी से, जो हमारे साथ जुड़ेंगे बड़ौदा गुजरात से। वैसे तो वो आईटी प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं, लेकिन साथ में वो एक समाज सेवा कर रहे हैं। मैं बोलूँगा समाज सेवा ही बोलूँगा, क्योंकि वो एक वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं जिसमें वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और ख़ुद नहीं पढ़ाते हैं, एक उनकी संस्था है। उस संस्था का नाम उन्होंने रखा है शार्दुल शिशु विहार, जो कि पेरेंट ड्रिवन एक संस्था है। इसमें लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स जुड़ते हैं एक ग्रुप के माध्यम से, और वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये माध्यम क्या है, और किस तरह की शिक्षा दी जाती है, यही जानने के लिए आज हम जुड़ने वाले हैं निशाग्र जी से। तो चलिए बात करते हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं निशाग्र जी से। हेलो निशाग्र जी, नमस्कार, वेलकम टू माय शो। नमस्कार। हाउ आर यू? नमस्कार। एकदम बढ़िया। ऑल बहुत अच्छा वेल। लगा कि आपने अपना टाइम दिया और आप मुझसे बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आप अपना मेरे दर्शकों को। जी, देन विल स्टार्ट। मैं मेरा नाम निसर्ग जोशी है और मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। जी। प्रोफेशन से मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ। परंतु पहले से एक ऐसी तत्परता थी कि शिक्षण के कार्य में कुछ करना है। तो जब कॉलेज में था तब से ऐसे मित्र थे जिनके साथ ऐसा डिस्कशन होता रहता था कि शिक्षण व्यवस्था में क्या बदलाव लाना चाहिए, हम्म। कैसे करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम। तो वो सब मनोमंथन बरसों से चल रहा था। जब मैं स्वयं पेरेंट बना तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठकर सामने आया कि अभी क्या करेंगे। अभी तो आई मीन वी हैव टू डू समथिंग, क्या कर सकते हैं। जी। तो मेरे एक मित्र है अहमदाबाद में, जी। और वो भी मेरे साथ ये मनोमंथन में लगे हुए थे, क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। मेरी उनके साथ बातें होती रहती थी। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। तो उसके अच्छा। यस, एक गुजरात में है? स्पेशल गुजरात में एक ऐसी यूनिवर्सिटी चलती है जो हाँ। पेरेंटिंग के कोर्सेज लेती है। टीचर्स के सेशंस होते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कैसे कवर करना चाहिए। कहाँ पे है तो गुजरात में ये? गांधीनगर में है। गांधीनगर में। हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, एक्स डायरेक्टर दिव्यांशु दवे। तो अच्छा। उनके मार्गदर्शन में अहमदाबाद में कुछ पेरेंट्स ने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हम्म। उसका नाम दिया शार्दुल शिशु विहार। बस, शार्दुल। शार्दुल शार्दुल शिशु शिशु विहार। शिशु विहार। हाँ। तो वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर
मेरे मित्र वहाँ पे उनकी बेटी के लिए जाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया। तो बड़ौदा में हमने स्टार्ट किया ऐसे पेरेंट्स का एक सेमिनार किया था, और वी स्टार्टेड लाइक दिस जर्नी। हम्म। शार्दुल शिशु विहार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एज ड्रिवन बच्चों की केयर कैसे करनी है वो पेरेंट्स को सिखाया जाता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, आजकल स्कूल में 2-3 साल के बच्चों को प्ले स्कूल के नाम से भेजना स्टार्ट हो जाता है, राइट। करेक्ट। और दैट्स नॉट द राइट एज। फॉर्मल अच्छा। एजुकेशन की वो राइट एज नहीं है। अच्छा। सो पहले 5 साल क्या करना है, तो बच्चों का लालन पालन करना है। लालियत पंचवर्षाणी, ये चाणक्य नीति में चाणक्य का सूत्र है। तो अच्छा। ये हमारे सेंट्रल थीम है कि एजुकेशन जैसे बताया गया है वैसे करते हैं। तो लालियत पंचवर्षाणी, तो पहले 5 वर्ष क्या है शिक्षण, तो लालन पालन ही करना है बच्चों का। तो लालन पालन का मुख्य स्रोत और कोई नहीं पर माताएं है। तो माताओं से हमने बात की कि आपको ये कार्य उठा देना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए, ऐसे एजुकेशन होना चाहिए। आप क्यों ना ऐसा हम साथ मिलके सब करें। तो हम्म। ऐसी माताएं इकट्ठी हुई और ये स्टार्ट किया। उसमें लालियत पंचवर्षाणी पहला जो पार्ट है वो लालन पालन का पार्ट है। 5 वर्ष के बाद सूत्र ऐसा बताता है कि 10 वर्षाणी ताड़येत। तो छह हम्म। वर्ष की आयु से लेके 15 वर्ष की आयु तक बच्चों का ताड़न करना है। अभी अच्छा। ताड़न का, जब हम ताड़न शब्द का उपयोग करेंगे तो सब लोग ऐसा ही बताएंगे, ताड़न का मतलब बच्चों को मारना, शिस्त में लाना। राइट, शब्द ऐसा से, ही लोग शब्द शब्दों से से तो ऐसा ही। यही भाव होता है, हाँ। हाँ, पर वास्तव में ताड़न का अर्थ ऐसा है कि बच्चों को तपाना है। ये ऐसी एज है जिसमें अ, जितना शिस्त, संयम, श्रम, स्वावलंबन, ऐसे गुण डेवलप करने की ये एज है। हम्म। 15 साल तक ये अगर नहीं मिलता तो 15 साल के बाद आपको आजकल जो दिख रहा है, राइट, डिप्रेशन से लेके स्वच्छंदता, ये सब कुछ डेवलप हो सकता है। तो ये 15-10 वर्ष का एजुकेशन भी उस तरह से होना चाहिए, ऐसा हमने डिसाइड किया था। हम्म। और उस तरह से ये एजुकेशन यहाँ पे चल रहा है। ये चाणक्य का ये सूत्र केंद्र में है। दूसरा हम्म। दूसरा जो सूत्र है वो है आयुर्वेद का सूत्र है। आयुर्वेद का एक सूत्र है कि जीवन किस 3 स्तंभ पर टिका हुआ है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हाँ जी। तो शिक्षण में ये तीनों का बहुत बड़ा भाग है। छोटे हम्म। बच्चों का जो शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो वो शिक्षण से ज्यादा उनके विकास को संभाल के विकास हो, सर्वांगी विकास हो उनका, ऐसा ऐसा वातावरण देना, वही उनका शिक्षण है। तो आहार का ब्रॉड टर्म्स में अर्थ ऐसा होता है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां है वो जो भी कुछ ग्रहण करती है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अन्न तो है, अन्न के साथ साथ विचारों का जो वातावरण बच्चों को मिलना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। आ, विचारों के साथ साथ उनके प्राण के विकास का ये काल है, 15 वर्ष हम्म। तक का सबसे हम्म। अधिक फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ये एज में होता है। और वो प्राण के बिना शक्य नहीं है। तो प्राण असीमित बढ़ता है, तो उसका शिक्षण कैसे होना चाहिए, वो आहार है शरीर का तो वो कैसा होना चाहिए, वो हम्म। एक पॉइंट है। दूसरा निद्रा, स्लीप। अभी बच्चों की 7 बजे स्कूल होती है हाँ। तो 6 बजे उठा देते हैं। मिनिमम 5 से 7 साल के बच्चों को मिनिमम 10 घंटे सोना है। दैट्स देयर बॉडीली रिक्वायरमेंट। और अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो 12 घंटे भी सो सकते हैं। इट हम्म। इज नेचुरल। ओके। तो आज क्या हो रहा है, बच्चों की स्लीप ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और सबको बच्चों को छोटी एज में कुछ ना कुछ सिखाना है, कैलीग्राफी सिखाना है, कराटे सिखाना है, ये कराना है, वो कराना है। तो हम्म। पूरा इतना बिजी शेड्यूल बना देते हैं, राइट। तो वो हमने यहाँ पे सेंट्रल थीम में रखा है कि भाई नथिंग बाय कॉम्प्रोमाइजिंग स्लीप। बालक की स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो शार्दुल शिशु विहार के जो भी सेशंस होते हैं तो वो
उसका टाइमिंग भी ऐसा ही होता है, 9 बजे, 9:30 बजे, उसके बाद का ही होता है, उससे पहले हम्म। किसी को आना नहीं है। अ, और ये और तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रह्मचर्य। अभी हम्म। ब्रह्मचर्य की भी बहुत लिमिटेड डेफिनेशन हम सबको पता होती है। करेक्ट। ब्रह्मचर्य का अर्थ इस तरह से लिया हुआ है हमने, जो हम समझे है वो इस तरह से है कि ऋतुचर्या और दिनचर्या हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक जो भी बदलाव हमारे आसपास होते हैं, हमारी आयु में जो बदलाव होते हैं और वातावरण में जो बदलाव होते हैं ऋतु के कारण, उसके साथ हम सिंक में हो, वो ब्रह्म के साथ हम सिंक में रहना चाहिए, तो ही हमारा विकास अच्छी तरह से होगा, तो ही बच्चों का विकास अच्छी तरह से होगा। तो ब्रह्मचर्य 5 साल तक तो हमें कुछ इतना एफर्ट्स नहीं रखना पड़ता। बच्चों को अगर प्रकृति में रखते हैं तो प्रकृति ही उनका ध्यान रखती है। तो 5 साल के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उनको सिखाने चाहिए जिनसे उनका ब्रह्मचर्य टिकता है, हम्म। वो उसकी हम बात करते हैं। तो तो कंपलसरी एजुकेशन का जो पृष्ठभूमि है, वातावरण जो है, वो प्रकृति रहना चाहिए, ऐसा हम्म। हमारे फ्रेमवर्क में है। तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में आहार की जो बात हुई, आहार आहार जैसे मैंने बताया, राइट, वो व्यवहार कैसे होता है माता पिता का, एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार है, माता पिता का उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार है, समाज के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब बालक, छोटे बच्चों के शिक्षण का ही भाग है। क्योंकि जो व्यवहार माता पिता करते हैं, वही इनपुट्स बच्चे लेते हैं, वही सीखते हैं, और हम्म। वही उनके संस्कार बनते हैं। और आई मीन 15-20 साल तक वो हिडन रहते हैं, पर जैसे ही एडल्ट हो गए तब उनको लगेगा कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या उनके माता पिता को लगेगा कि ये बच्चे, ऐसा तो हमने कुछ उनको सिखाया दिया नहीं नहीं है, है। ये कहाँ सिखाया नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो ये सब 5 साल से पहले के जो आहार की गतिविधियां हैं, राइट, व्यवहार, हाँ। उसके ऊपर से ये सब कुछ निर्णायक भूमिका उसकी होती है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की जो बात की, वो उसकी बात इस तरह से है कि वो प्रकृति में ही शिक्षण होगा। तो हम जो माताएं हैं, और जैसे मैंने बताया 5 साल से पहले माताओं की भूमिका अधिक है। तो जो माताएं जिनके पास समय है और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर है, ऐसी माताएं 9, 9:30 बजे बच्चों को पब्लिक गार्डन जितने भी है, राइट, जो नज़दीक का गार्डन है, ज़्यादा ट्रैवलिंग बच्चों को करना ना पड़े, ऐसी जगह पे इकट्ठे होते हैं। और विविध माध्यमों से, माध्यमों की मदद से आ, वो बच्चों को ये संस्कार सिंचन का कार्य करती है। जो आहार, उनके मन को जो आहार देना है, उनके शरीर को, प्राण को जो आहार देना है, वो आहार देने का काम वो करते हैं। तो वो विविध माध्यम कौन से, तो एक तो क्रीड़ा है, मुक्त हम्म। क्रीड़ा। आज क्या हुआ है कि बच्चों को 5 साल से ही कोचिंग में डाल देते हैं कि जी। भाई तुम फुटबॉल सीखो, क्रिकेट क्रिकेट सीखो, बैडमिंटन सीखो। अभी उनके हाथ का पूरा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। हमारे जो हाथ और पैर के सही बात है। हा, हाथ सही और बात पैर है। के जो बोन्स है, राइट, हाँ। तो वो बोन्स का डेवलपमेंट ही 7 साल को खत्म होता है। अच्छा। उसके पहले स्ट्रक्चरल कोई भी गेम्स उनको नहीं खिलानी है। लेट देम हम्म। प्ले फ्रीली। तो बच्चे आते हैं, बच्चे आके पहले तो गार्डन है तो राइट, देर इज नो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। जितने भी बच्चे आते हैं वो पूरे आनंद में होते हैं, क्योंकि गार्डन में आ रहे हैं। गार्डन में जाना हर एक बच्चे को अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। गार्डन में ही स्कूल है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चों को वेकेशन मिलता है ना, अगर छुट्टियां है तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि हम शार्दुल में जाना बंद हो जाएगा। अच्छा। इतना उनको अट्रैक्शन है, इनको इतना अट्रैक्शन है। वाह। हाँ, वाह। हाँ, ये एक तो सबसे अच्छी दो तीन बातें तो बहुत, दो तीन क्या, हर एक बात आपने बड़ी शानदार बोली। एक तो आपने हाँ, सबसे अच्छी बात ये बोली कि हाँ, बच्चों पे हमने अननेसेसरली इतना स्ट्रेस डाल दिया है, इतना बर्डन डाल दिया हाँ, है कि वो यस, पैदा होते ही मुझे लगता है कि वो टेंशन में शुरू हो जाते हैं वो, कि अब मुझे बड़ा हाँ, होना है। जैसे अब मेरी 2 साल की बिटिया है, तो मुझे मुझे लगता है मैं उसको प्रेशराइज करता हूँ कि उसको पॉट पे हाँ, बैठना है, पॉट पे बैठ के उसको हाँ, पॉटी करना है, मतलब उसके पीछे पड़ा हूँ मैं। राइट, मैं हम चाहते हैं कि वो दूध पीना
मतलब बॉटल वाला दूध ज़्यादा पिए, ग्लास से पिए, मतलब अपने अपने जो हमारे विचार हैं हमने उस पर हाँ थोपना शुरू हाँ कर दिया है। तो बच्चा हाँ चाहे 2 साल का ही क्यों ना हो, पर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील तो करता ही होगा। और हाँ। और जो आपने बात बोली दूसरी की, आपने प्रकृति को ही सामने रख के सोच के कि बच्चे यस को बड़ा प्रकृति में करना है, यस। और उसी तरीके से आपने शार्दुल शिशु विहार आपने बनाया। लेकिन और एक शानदार बात बोली कि जो आपने सिर्फ खाने का आहार, जब आपने बोला तो आपने बोला आहार का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, यस। पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भी आहार बच्चा लेता है वो हम उसको शुद्ध आहार कैसे प्रोवाइड करें। जी जी जी। अमेजिंग अमेजिंग, वाह, मतलब। यस। और ये कंसेप्ट, क्योंकि समाज को अगर बदलना है तो हमें बच्चों को बदलना है। बच्चे हाँ ही अगर, एग्जैक्टली। हम तो चेंज होंगे नहीं, हम तो हमारे अंदर बदलाव तो आएगा नहीं। और जी बच्चे अगर सही संस्कार, सही तरह से हेल्दी होकर और अच्छे अच्छे आकार में बड़े होंगे तो समाज में परिवर्तन भी वही लाएंगे। तो आपने रूट को और ही पकड़ा है। यस। और उसके साथ क्या है, देखो ये रूट को एक ये भी कार्य हम करते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये स्टार्ट करने के बाद हमें लगा कि इससे पहले से काम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूली वेडेड कपल्स है, राइट, अच्छा। उनकी एक वर्कशॉप, 1 डे 2 डे वर्कशॉप करते हैं। हम्म। और वहां से ही एजुकेशन की नींव रखते हैं कि भाई आपको पहले अपने आप में बदलाव लाना है, बाद में आप चाइल्ड प्लानिंग करो। आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या अगर ठीक होगी तो आने क्या वाले बात बच्चे है। में वो इनहेरेंट वो उनको मिलेगा। उनके लिए सही आपको कुछ बात है। एफर्ट्स नहीं रखने पड़ेंगे। सो ये भी एक प्रकल्प यहाँ पे चलता है। कुछ वैद्य मित्र है, आयुर्वेद मित्र है, गायनेक डॉक्टर्स है, उनको साथ में लेके ये एक पूरा प्रकल्प चलता है कि लग्न विवाह जीवन के शुरुआत से ही पूरी ये शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट हो, संस्कार प्रक्रिया स्टार्ट हो। ऐसा कार्य चल रहा है यहाँ पे। तो मैं ये मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बच्चे को पैदा होने से पहले जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया तो वो भी ये कॉन्शियसली आया, आपके माइंड में हो कि मुझे बच्चे को इस हिसाब से बड़ा करना है, पर यस उसके लिए उससे पहले खुद यस सुधरना पड़ेगा। तो आप उनकी भी काउंसलिंग यस। एक तरह से करते हैं, मैं समझूंगा अगर। हाँ हाँ, उनकी तो काउंसलिंग करते हैं। तो निशाग, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये मुझे समझ में आ गया कि एक ये छोटे बच्चों का अप टू 5 to 7 years ओल्ड बच्चों का एक एक तरह से हाँ मान लीजिए प्ले स्कूल ही है, जो हाँ। गार्डन में होता है, यस और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यस। पेरेंट ड्रिवन है। पेरेंट ड्रिवन है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? जैसे आपने इसको एक संस्था का रूप कैसे दिया है? संस्था में कौन कौन लोग हैं? हाँ। और इसकी कोई शाखाएं भी हैं, ब्रांचेस भी हैं? जी जी जी। तो ये ऑर्गेनाइज इस तरह से कुछ होता है, मैं उसके डिटेल में जाता हूँ थोड़ा। जैसे बताया, पेरेंट्स ही ड्राइव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज। इसकी ब्रांचेस वडोदरा में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, भावनगर में है, गुजरात के सभी बड़े सिटीज में है। अच्छा। और लगभग 200 जितने पेरेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग सिटीज में होकर। और कुछ सिटीज में तो ऐसा है, सूरत का एक मैं उदाहरण दूं तो 90% डॉक्टर्स के बच्चे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी की परिस्थिति नहीं है, आर्थिक परिस्थिति नहीं है और उनको ऐसे पढ़ाना है, फ्री में फ्री एजुकेशन है और वहां पे डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। 90% बच्चे, सूरत में 50 बच्चे आते हैं तो उसमें से 90% तो डॉक्टर्स के बच्चे हैं। हम्म। हमारे यहाँ पे वडोदरा में 60-70% पेरेंट्स है, उनकी खुद की आईटी कंपनी है। अच्छा। दे नो दैट दिस इज द राइट वे, दिस इज द वे टू गिव एजुकेशन। वाह। तो और व्यवस्था का भाग बात करिए तो हर एक शार्दुल में, जैसे वडोदरा का जो शार्दुल है, तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स व्यवस्थापक के रूप में होते हैं, जैसे मैं हूँ और दूसरे मेरे 2 मित्र हैं। तो हम लोग ये पूरी व्यवस्था का प्लानिंग करते हैं कि कितने शिक्षक चाहिए, कितने बच्चे हैं। शिक्षक और बच्चों का रेशियो भी हमने फिक्स रखा है। एक शिक्षक के साथ मैक्सिमम 4 बच्चे। 4 बच्चों से अगर ज्यादा होते हैं बच्चे, तो नया शिक्षक, नई माता को हम प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप शिक्षक बनो। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ये आहार का आदान प्रदान जो हम
अभी बात कर रहे थे, राइट? इट हैज टू बी वेरी इट हैज टू बी एट वेरी सेंसिटिव लेवल। आप हम्म। ऐसे ही 10 बच्चे किसी के सामने रख दो, तो हम्म। अब आपका अटेंशन 10 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। हम्म। यू कैन नॉट गिव जस्टिफिकेशन, और जस्ट यू कैन नॉट जस्टिफाई योर रिलेशनशिप विथ किड इफ यू आर हैविंग 10 किड्स विथ यू। सही तो कह रहे हो। हमारे हमारे यहाँ पे 4 ही बच्चे हैं। अगर 4 से ज्यादा बच्चे हुए तो दूसरे शिक्षक की जरूरियात है। हम उसके बिना एडमिशन ही नहीं देते कि भाई आपको, आप 4 माताएं हैं, आप में से कोई एक माता शिक्षक बनो, तो ही ये कार्य आगे चलेगा। क्योंकि प्रिंसिपली अटेंशन अगर हम बच्चों को नहीं देंगे, तो जो वैल्यूज, जो ऑब्जर्वेशंस हमें उनको देने हैं, राइट, वो नहीं दे सकते। इट्स वाह। इम्पॉसिबल ग्रुप। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ये आपने ये शुरू किया, और हाँ। शुरू करने के बाद टीचर आपने बाहर से हायर नहीं किया। जो नहीं। पेरेंट है उन्हीं में से किसी एक को टीचर बनाया। यस। एक यस। टीचर के साथ 4 बच्चों को जोड़ा। अगर पांचवा हाँ। बच्चा आता है तो एक नया टीचर जुड़ेगा, वो भी परिवार यस। पेरेंट्स में से ही होगा। पेरेंट्स में ही होगा। तो उनकी ट्रेनिंग का कैसे देखते हैं आप? जो नए टीचर आते हैं उनकी ट्रेनिंग का कैसे मैनेज करते हैं? तो एवरी ईयर हम 2 वर्कशॉप करते हैं। एक समर में होती है और एक दिवाली के बाद होती है, हम्म। जिसमें जितने भी टीचर्स है शार्दुल के, पूरे गुजरात के, वो सभी टीचर्स वहाँ पे आते हैं। जनरली वो हम नर्मदा के किनारे कोई आश्रम में रखते हैं। 3-4 दिन की वो वर्कशॉप होती है, और वो वर्कशॉप में ये सब ट्रेनिंग उनको मिलती है। पूरा शार्दुल कैसे चलता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के सेशंस उसमें होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का, उसके सेशन उसमें होते हैं। गेम्स, राइट, मैंने बोला ना, फ्री फ्लो गेम्स होती है। तो बच्चों की आ, जो भी नेचुरल, जो उनकी इंस्टिंक्ट्स है, उसमें से गेम्स कैसे बनानी, वो हम ये शिक्षकों को सिखाते हैं। तो उस तरह से ये वर्कशॉप में वो शिक्षक आते हैं और सीख जाते हैं। कभी कभी नए नई माताएं होती है, वो थोड़ी हेजिटेंट होती है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, राइट। और ये होता है नेचुरली, कभी किसी ने अगर पढ़ाया नहीं है तो 4-5 बच्चों को कैसे रखना वो अगर नहीं पता है। तो हम्म। हमारी पहली रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल के बीच में है, तो हम्म। आपको बच्चे को अकेले नहीं भेजना है, बच्चे के साथ माता को आना है। अच्छा। 1 साल तक माता अगर शार्दुल की पूरी प्रक्रिया में से पसार होगी, तो उसको पता होगा कि शार्दुल में क्या करना है, कैसे करना है, करेक्ट। पूरा कैसे बच्चों को कंट्रोल करना है, कैसे बच्चों को डिरेक्शन देना है, कैसे उनके ऑब्जर्वेशंस को वर्ड्स देना है, राइट। मैं आपको वाह। एक उदाहरण दूं, तो एक पेड़ के नीचे, पूरे वर्क सब पेड़ के नीचे ही होते हैं गार्डन में। तो एक गुरुकुल की पेड़ के तरह। हाँ हाँ, वैसे ही। तो एक पेड़ के ऊपर एक तोता आके उसका फल खा रहा था। तो एक बच्चे ने ये देखा। अच्छा। तो देख रहा था, वो हर रोज आके वही देखता था। अच्छा। कोई टीचर उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। वो अच्छा। देखता है, देखने दो, अगर वो गाना गीत गा रहे हैं, गा नहीं रहा चलेगा। वो कहानी टीचर सुना रही है पर वो सुन नहीं रहा, चलेगा, वो देख रहा है। 15 दिन के बाद वो बच्चा टीचर को बोलता है कि तोता क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो मुझे पता चल गया। कौन अच्छा। सा फल तोता खाएगा वो उसको पता चलता है। 15 दिन के ऑब्जर्वेशन में उसको पता चलने लगा, चार जी। 4.5 साल का बच्चा, कि हाँ। तोता यही फल खाएगा, ये नहीं खाएगा, वो इसको ऐसा ही वाह। अच्छा लगता है। तो ये वाह। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो आप अगर प्रकृति में रखोगे तभी तभी बच्चे सीखेंगे, तभी सीखेंगे। राइट। तभी सीखेंगे। भाई हाँ। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ निसागर जी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ए जी। फादर। मेरी 2 साल की बिटिया है, और मेरे ये सब मेरे लिए ऐसा माइंड बॉगलिंग है मेरे लिए कि यार हम बच्चों को किस तरह से बड़ा करें, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है। आने वाला टाइम हमें लगता है टफ होने वाला है। हम वैसे ही प्रकृति से इतना दूर होते जा रहे हैं, कंक्रीट में रहना शुरू कर दिया है, बंद राइट। कमरों में रहते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आने गुजरात में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है। हाँ तो हाँ। ये आपके कौन से सीज़न, क्या स्केड्यूल क्या होता है आपका? आपने ऑलरेडी बोल दिया कि बच्चों को आप 9 बजे से पहले वैसे ही नहीं आप आने देते हैं, नहीं क्योंकि आते। राइट बच्चे के राइट। 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तो हाँ। फिर ये टाइमिंग का क्या, कैसे मैनेज होता है फिर? और कौन कौन से महीनों में, सीज़न में आप क्लासेस लगवाते हैं? अप्रैल और मई में
क्लासेस नहीं लगते, सेशंस नहीं लगते। बाकी सभी महीनों में से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। इट इट वर्क्स फाइन, ओके। कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं होता। ओके। और मैं इससे समझना चाहूँगा कि आपने चाणक्य नीति की बात की। हम हाँ। लोग हम लोग कितना दूर होते जा रहे हैं बच्चों को सही ढंग से परवरिश देने में, निसार जी, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला। आयुर्वेद में मैंने कहीं ना पढ़ा तो नहीं था, सुना था कि बच्चे की 10 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, 10-12 घंटे की नींद ज़रूरी है। और यस। साथ में उसको सुबह की नींद तो और भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अभी कई जगह है, हाँ। कई स्कूल हैं हिंदुस्तान में जो अभी शुरुआत हुई है, स्पेशली वो जो आयुर्वेद पद्धति को फॉलो करते हैं। उनका वो क्लासेस शुरू होती हैं 12 बजे, 10, 11, 12 बजे हाँ। क्लास शुरू होती है। वो बच्चों को कहते हैं सुबह सोने दो, 9, 10 बजे, 7 बजे उठा के उनको स्कूल नहीं भेजना है। और निद्रा जो है ना, इट इज लाइक वेरी सेक्रेड रिचुअल, स्लीप। हाँ। तो आप अगर देखो, हमारे हमारे जो जितनी भी कहानियां हैं, राइट, शास्त्र आधारित कुछ भी है, देखो, हम्म। श्री कृष्ण की बाल लीला देख लो, राइट। हम्म। उनको जगाने के हजारों गीत लिखे गए हैं। श्री कृष्ण, बाल कृष्ण को जगाने के पीछे हजारों गीत लिखे हाँ, हुए हैं। सही बाल बात है। कृष्ण को सुलाने के लिए भी इतने ही गीत लिखे। पर सही हम बात क्या है। करते हैं? हम माता पिता बच्चों को सुलाने के लिए यूट्यूब उनके साथ दे देते हैं। हम उनको हनुमान चालीसा ही सुनाते हैं, पर यूट्यूब से सुनाते हैं। बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी माता के आवाज में सुने। हम्म। देयर इज अ रिसर्च पब्लिश्ड, हम उसमें ऐसा बताया गया है कि माता की माता के स्वर में अगर बच्चा अधिक से अधिक सुनता है, तो उसकी भाषा का डेवलपमेंट बहुत ही उच्च स्तर का होता है। इतना ही नहीं, अगर बच्चा कुछ गिर जाता है, उसको पेन है, तो 50% पेन रिडक्शन इज जस्ट बाय मदर्स वॉइस एंड मदर्स टच। हम्म। टच इट इज अ थेरेपी। प्रूफ। हाँ, टच थेरेपी, राइट। हम्म। पर आज हमने यूट्यूब को मम्मी बना दिया है, मदर बना दिया है, अरे। राइट। तो बिल्कुल ये ठीक। तो शिक्षण में माता पिता का शिक्षण हम अधिक करते हैं, नहीं कि हम्म। बच्चों का। पेरेंटिंग पेरेंटिंग एक इट्स आर्ट है, मोर एक क्रिटिकल। कला है, जो आप राइट। लोगों को उसके उसके करीब ला रहे हो, यस। सिखा रहे हो। ये मैं आपसे पेरेंटिंग और आपके जो स्कूल, या कह लीजिए, अब मैं इसको ओपन स्कूल भी नहीं बोल सकता, ये तो क्या बोलूँ मैं, इसको क्या नाम दूँ, लेकिन जो शार्दुल शिशु विहार है, इसके बारे में बात करता हूँ। उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन था। मैं आपके हाँ। फेसबुक पे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, और हाँ। मैंने आपका एक पोस्ट देखा, उसमें आपने एक जगह मेंशन किया हुआ था कि हमारी शिक्षा पद्धति की एक सबसे बड़ी, एक तरह से ड्रॉबैक है, असफलता तो नहीं कहेंगे, ड्रॉबैक है कि हम परीक्षा का दिन या डेट्स डिक्लेयर करते हैं और फिर यस। बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये क्यों बोला कि अगर हम एग्ज़ाम की डेट अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मतलब नहीं, आपका, आई उसमें जस्ट कुछ वांट टू गलत नहीं अंडरस्टैंड है। योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस। हाँ, 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 उसमें कुछ गलत नहीं है। पर वो, अगर आपके पास एक प्री डिफाइंड डेट है, हम्म। राइट, साइकोलॉजिकली यू आर प्रिपेयर्ड टू वर्क for that date for those papers only. you your focus, your mind will only focus on the competition, how to get the great marks in those subjects, right. हमारे यहाँ पे पहले जो परीक्षाएं होती थी ना, वो नेचुरली होती रहती थी। आई मीन देयर वाज नो डेट एट ऑल। हम्म। ऐसे अ, अगर किसी आचार्य को लगा कि ये अभी रेडी है, आई मीन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो उसको इनफॉर्मली क्वेश्चंस पूछेंगे, इनफॉर्मली उसको उसकी परीक्षा लेंगे। इफ ही इज रेडी फॉर दैट सब्जेक्ट एट एनी कॉस्ट, राइट, एट एनी हम्म। टाइम, रात को उठाकर भी पूछ लो तो फिजिक्स का जो फंडामेंटल्स है उसको पता है, देन ही इज रेडी टू बिकम अ फिजिसिस्ट। जी। और तो एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका आई मीन वो डिबेटेबल ही नहीं है। जो व्यवस्था में अभी हम है, जिस हम्म। व्यवस्था से हमको नए नागरिक मिल रहे हैं, तो वो व्यवस्था तो अभी बदलने में 3, 4, 5, 10 पीढ़ी निकल जाएंगी। पर सही तब बात तक है। तो हमें उसके साथ ही रहना है। पर उसकी इम्पेक्ट बच्चों को छोटी आयु में नहीं देनी है। हमारे यहाँ हम्म। पे एग्जाम का ये कोई फीवर ही नहीं है। नहीं है। एग्जाम्स
बच्चे, हाँ, कोई एग्जाम्स नहीं है। कभी जब भी शिक्षक को ऐसा लगा कि भाई ये बच्चे तैयार हो गए, जैसे मैंने जो पोस्ट लिखी थी उसका हम्म। उदाहरण ऐसा था कि वो उनका उनके ये सत्र का लास्ट डे था, अच्छा। और उनको लास्ट डे पे मैथमेटिक्स के मैंने ऐसे एग्जांपल्स दिए कि वो नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। वो बड़े बच्चे अच्छा। थे, अच्छा। 7 साल से बड़े बच्चे का भी एजुकेशन हम करते हैं, वो ओके। भी स्कूल नहीं जाते। हाँ, और वो स्कूल नहीं तो जाते हैं? नहीं, 7 साल से बड़े बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। वो आपके पास वो, आते हैं और वो हाँ, आप उनको पूरी शिक्षा देते हैं, इंग्लिश हिंदी पूरा कोर्स करवाते हैं? यस, यस, यस। और उस 7 साल से बड़े बच्चों का फॉर्मल एजुकेशन होता है। वो इस तरह से होता है कि जो छोटे बच्चों का जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता था, वो अलग हम्म। अलग माध्यम से होता था। उसमें संगीत माध्यम था, भाषा माध्यम था, क्रीड़ा माध्यम था। तो अभी उसको फॉर्मल क्या करना है, तो उसके लिए हम तीसरे सूत्र पे जाते हैं। हम्म। आ, पतंजलि ऋषि ने बहुत सारे शास्त्रों का भाष्य लिखा हुआ है। जी। तो उनकी प्रशंसा में भर्तृहरि ऋषि ने एक श्लोक लिखा है। उसका सारांश ऐसा है, वो ऐसा बताते हैं कि हम पतंजलि ऋषि के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अन्नमय कोश, सर, फिजिकल बॉडी के लिए आयुर्वेद पे भाष्य लिखा है। हम्म। मनोमय कोश के लिए योग पे भाष्य लिखा है। हम्म। अ, प्राणमय कोश के लिए संस्कृत पाणिनि व्याकरण पे भाष्य लिखा है। हम्म। तो हमारा फॉर्मल एजुकेशन क्या है कि जो बच्चे 7 साल से बड़े होते हैं हम्म। उनको कंपलसरी संस्कृत, संगीत, आयुर्वेद, योग और क्रीड़ा, वाह। खेलना, ये 5 का उनका नियमित हर रोज अभ्यास होता है। और क्या? वो सिलेबस ड्रिवन नहीं है, वो गुरु शिष्य परंपरा में है। क्या? जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ाने आते हैं उनको पता है कि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। वो 5 सब्जेक्ट साधना के रूप में करने हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये विकास का सबसे रैपिड डेवलपमेंट का टाइम है, हम्म। 5 साल से लेके 15 साल में। तो जहां पे रैपिड डेवलपमेंट होता है वहां पे असंतुलन भी सबसे ज्यादा होता है, और वो हम्म। असंतुलन पे ही बाकी सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हो जाते हैं। यूट्यूब, हम्म। गेम, वीडियो गेम, मूवीज, वेब सीरीज, ये सब तभी आता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का साधना के रूप में अभ्यास करना है। हर एक बच्चे की अलग अलग गति होती है, पर ये 5 सब्जेक्ट हर रोज सीखने है, बस उसको आधा घंटा रोज देना है। तो ये 5 सब्जेक्ट के बाद का जो समय मिलता है उसमें हम फॉर्मल एजुकेशन के जो भी गणित, विज्ञान, हिस्ट्री, अदर लैंग्वेजेस, राइट, वो सब हम कवर करते हैं। और उसमें भी टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करते। जैसे हम्म। हिंदी है तो हम्म। हिंदी का बेस क्या है, तो महाभारत है। जी। महाभारत की कथाओं से हम हिंदी सिखाते हैं। क्या गुजराती बात का, है! गुजराती मातृभाषा है तो गुजराती का बेस रामायण है। जी। तो रामायण की कथाओं से वो शिक्षण होता है। और इसमें हमारे साथ वानप्रस्थियों भी जुड़े हुए हैं बड़े अच्छा। बच्चों के शिक्षण में। तो जो अच्छा। रिटायर्ड रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड इंजीनियर्स है, जिनका खुद का अभ्यास है और बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसे 50 साल से बड़े आयु के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये बड़े बच्चों का एजुकेशन का काम करते हैं। क्या बात है! मतलब आपने अपने बच्चों को इस ढंग से आप उनको तैयार कर रहे हैं कि वो अपने अपने कल्चर से, अपने हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम रहा है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, जो इतनी रिच हिस्ट्री है, उससे भी आप उनको जोड़ते हैं और उसको यस, माध्यम बना के उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं आप। यस, यस, हमारे शास्त्रों से उनकी उनके अध्ययन का आप ज्ञान, उनको उनका अध्ययन करवा रहे हैं। राइट। और वो इतना सहज और सरल है। मैं आपको उदाहरण दूं तो चौथी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो चौथी कक्षा से लेके 7वीं कक्षा के बच्चे साथ में बैठते हैं। तो चौथी कक्षा के बच्चों के लिए 6th और 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स भी इजी हो गया है। आई मीन दे आर हम्म। एबल टू कैच अप, दे आर वर्किंग इन ग्रुप, दे हेल्प ईच अदर टू लर्न। आपने तो एजुकेशन सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का मॉडल नहीं, बन जाएगा, ये एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है। मेरे से ज्यादा बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। आई मीन मैं सभी पेरेंट्स पेरेंट्स के विश्वास के कारण ही ये सब होता है। और ये जो वानप्रस्थी और माताएं हैं जो समय निकालते हैं, हमारे पास तो विचार था कि ये ऐसा कुछ हमें करना है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं।
दिव्यांशु भाई दवे जो मैंने बताया, उनके इनपुट्स इसमें थे। एक फ्रेमवर्क जैसा उन्होंने बना के दिया कि भाई आप योग को केंद्र में रखो, योग दर्शन शास्त्र को, और इस तरह से विचारों को फ्रेमवर्क में एक रूप लेकर आप बच्चों के साथ काम करो। कैसे काम होता है देखते हैं। तो 6 साल 2017 से ये चल रहा है शार्दुल शिशु विहार, इस तरह से। बहुत बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर। मतलब एक तो वॉलेंटरी वर्क है सारा, लेकिन हाँ जब साल भर आप बच्चों को पढ़ाएंगे हाँ। और कोई अपना टाइम एज ए टीचर डेडिकेट करता है इस सारे कार्यों में, तो फिर वो वो फी लेते हैं। हाउ डू यू मैनेज देयर यस यस। लाइवलीहुड? या तो जैसे मैंने बताया ना कि एक वानप्रस्थी भाई, वानप्रस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स। तो उसमें से एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी शार्दुल व्यवस्था पता है। तो यहाँ पे कोई फीस नहीं होती और यहाँ पे कोई सैलरी भी नहीं होती। पर जितने भी शिक्षक हैं उनको उनका आत्मसम्मान भी रहना चाहिए। वो जो भी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, वो रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, तो उनको गुरु दक्षिणा मिलती है। तो जो वानप्रस्थी भाई है, उनको वो हर एक शिक्षक को उनको पर्सनली जानते हैं, सबके घर जाके आए हैं, हम्म। किनकी कितनी आर्थिक जरूरियात है वो उनको पता है। तो हम्म। उसके हिसाब से वो गुरु दक्षिणा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुरु दक्षिणा कैसे देते हैं? तो साल में 3 दिन, गुरु हम्म। पूर्णिमा, दीपावली, बड़ी दीपावली हम्म। और वसंत पंचमी, ये हम्म। 3 दिन पेरेंट्स इकट्ठे होते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, और अपने अपने बच्चों का जो वर्ग है, मीन्स 2 से 3 साल के बच्चे का एक वर्ग है, 3 से 5 साल का एक ग्रुप है, 5 से 7 साल का, और 7 से बड़े, तो उनके ग्रुप की एक मटकी रखी होती है वहां माता के चरणों में। वो मटकी में सफेद बंद कवर में उनकी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उनको जो भी कुछ देना है वो गुरु हम्म। दक्षिणा में वो देते हैं। सभी ग्रुप के वो दक्षिणा इकट्ठी होने के बाद, वो जो सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको उनको पता है, वो उनकी विवेक बुद्धि से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको कुछ जरूरत नहीं है, वो वॉलेंटरीली आ रहे हैं, दे ऑलरेडी हैव देयर ओन बिजनेस, देयर ओन जॉब, सो दे जस्ट गेट द टोकन। बट कुछ ऐसे भी शिक्षक है जिनके घर इससे चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी अधिक दक्षिणा मिलती है। पर किसी को पता नहीं होता कौन कितनी दक्षिणा लेता है, सब फिर भी सब खुश है, और सबका स्वाभिमान भी टिका हुआ है। 3 क्षेत्र में अर्थ की पवित्रता अगर नहीं होती ना, ऐसा हम्म। हमारे शास्त्र में बताया गया है, और ऐसा अनुभव भी है और आपको भी होगा। तो ये 3 क्षेत्र में अगर अर्थ पवित्रता नहीं होती, गुप्तता हम्म। नहीं होती, तो उसके परिणाम में बहुत बड़ा फर्क आता है। एक हम्म। पहला क्षेत्र है अन्न, हम्म। फूड। अगर फूड बेचना होगा, राइट, तो हम्म। आप अगर बाहर खाओगे हम्म। तो आप एक समोसा खा पाओगे, पर आप घर पे अगर समोसे बनाए हैं तो आप 10 समोसा खा जाओगे। हाँ। द डिफरेंस इज इन द आउटलुक, माइंडसेट। जो बेच रहा है इसलिए वो पचता नहीं है। दूसरा है हेल्थ केयर। हम्म। हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर भी दक्षिणा पे ही चलता था। कभी भी कोई वैद्य सामने से नहीं मांगता था कि मेरी ये 500 कंसल्टेंसी फी है, मुझे ये दे दो, जो देना है वो दे दो। इस तरह से वो वैद्य का भी काम चलता था। और जो ऐसे भी सुभाषित है कि अगर वैद्य पैसा लेते थे तो उनकी जो भी चिकित्सा है वो इनइफेक्टिव होती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तीसरी बात है शिक्षण। शिक्षण जी। में भी अर्थ पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम्म। फी भी नहीं है और सैलरी भी नहीं है, गुरु दक्षिणा से चलता है। मुझे हाँ, मुझे अगर आपको कोई रोक रहा हूँ, मुझे याद आई। हाँ मेरे ख्याल से हाँ किसी ने, या हमारे शास्त्रों में है ये बात, या किसी विद्वान व्यक्ति ने कही थी कि जिस दिन चिकित्सा और एजुकेशन सिस्टम आपका, जिस दिन ये बिजनेस बन गया ना, उस दिन इस प्योरिटी जो है और इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। राइट, एब्सोल्युटली वही हो रहा है। राइट, हमारे आसपास हम वही देख रहे हैं कि इट्स अ बिजनेस। समाज को क्या करना था? आई मीन एज ए सोसाइटी वी नीड टू मेक श्योर कि वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर दैट टीचर, राइट, हम्म। वी मस्ट फुलफिल इट। टीचर को लाचार नहीं बनने देना चाहिए।
हम्म। शिक्षक अगर लाचार बना तो समझो कि वो समाज टिक नहीं गया। पाएगा, हम्म। गया। तो हम वही प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़े से, आई मीन इट्स अ स्मॉल सेटअप, थोड़े थोड़े पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और कर आप रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आपने। मैं आपने एक नया आयाम दिया है मेरी सोच को, मार्गदर्शक के रूप में आप मेरे जीवन में आए। मतलब मेरा मुझे समझ में आ गया है, कि समझ में आ भी रहा है, आ तो नहीं गया, खैर पता सबको होता है, लोग दिमाग नहीं लगाते हैं कि कितना ज़रूरी है एक समाज को एज ए समाज ऊपर उठना। और अगर एब्सोल्युटली मैं राइट। सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, अपने बच्चे के बारे में सोचूंगा, अपने घर के बारे में सोचूंगा, तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम एग्जैक्टली। सेल्फिश हो जाएंगे। आप तो सबको साथ में लेके चल रहे हो, कितना 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 बड़ा काम कर रहे हो आप। और वो भी एक प्रिंसिपल है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी टीचर्स के रूप में माताएं है ना, हम्म। छोटे बच्चों में, तो वो उनके बच्चों को कभी नहीं पढ़ाती। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा है तो मेरे बेटे का क्लास कोई और लेगा, आप मैं नहीं नहीं लोगे। लूंगा। हम्म। क्यों? इसके दो फायदे हैं। मेरा ममत्व भी कम होगा, हम्म। मेरा मेरी दूसरे बच्चों को प्रेम करने की व्यापकता जितनी बढ़ेगी, हम्म। उतने अच्छे संस्कार मेरे बेटे को मिलेंगे। ऐसा हमने अनुभव किया है, ये पिछले 5-6 साल का अनुभव है कि जब भी माता पिता, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अलग अलग माता पिता आते हैं, ऐसे भी हम्म। माता पिता आते हैं कि वो अपने बच्चे से ऊपर ही नहीं उठ पाते, तो वो इफेक्टिवनेस नहीं रहती। तो वो व्यापक होना है। और दूसरा, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी में ये बात, आज आज क्या हुआ है, हम सभी समाज में सब एक दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी और संशय ही हम स्थापित किए हुए हैं। हम छोटे बच्चों में यह बात स्थापित करना चाहते हैं कि मेरी माता मुझे 2-3 साल तक बहुत ही लाड प्यार किया, लालन पालन किया, अच्छे से रखा। एग्जैक्टली सेम वे समाज में ऐसी दूसरी भी दिव्य स्त्रियां हैं जो मेरी माता जैसा ही मेरा ध्यान रखती है। सही तो बात। ये तो ऐसा होता है कि अगर मेरा बेटा 5 साल का है तो मेरे बेटे को कोई और पढ़ाएगा, और हम्म। मेरी पत्नी उनके बेटे को पढ़ाएंगी, उस तरह से। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब मज़ा आ गया निशाग्र जी आपसे बात करके। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे बात हुई और आपने अपना समय दिया मुझे। भविष्य में ज़रूर मैं आपसे फिर से मिलूँगा और फिर से जी हम जी बातें करेंगे। जाते जी। जाते, अगर ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, अगर जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहें मेरे दर्शकों को, और साथ में आप अपने शिक्षा पद्धति जो आप आपने अपनाई है और जो चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दें, कि कैसे कोई आप तक पहुंच सकता है, जानकारी ले सकता है। मैं आपकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, पर आप हाँ अगर हाँ बता दें फेसबुक पे कैसे आपको फॉलो कर सकते हैं आप तक, और इसके बारे में कैसे आपसे जान सकते हैं, और उससे पहले कोई संदेश अगर प्यारा सा दे सकें तो। हाँ। तो संदेश तो यही है कि छोटे बच्चों का शिक्षण अर्थात लालन पालन है, जो आहार, व्यवहार और संस्कार, ये तीन के ऊपर टिका हुआ है। आहार तो हमने बात की, व्यवहार की भी बात की हमने, और ये आहार और व्यवहार से संस्कार बनेंगे। और संस्कार ऐसे नहीं बनते, उसके लिए माता पिता को मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट आउटसोर्स योर ड्यूटीज टू समवन एल्स। क्या बात ये है। सबसे सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। आपको ही करना है। इफ यू वांट टू कर्टेल समथिंग एल्स फ्रॉम योर लाइफ, डू दैट। आपको कुछ और चीज कम करनी है, आप आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है और ट्रैवलिंग कम करना पड़ेगा तो करो, पर आपका जो कर्तव्य कर्म है बच्चों के लिए, वो आपको निभाना पड़ेगा। और मात्र आपके आपके बच्चे नहीं, पूरे समाज के बच्चे। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। और थोड़ा सा अगर अपने फेसबुक के बारे में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ हाँ हाँ। अगर, हाउ कैन वी रीच आउट टू यू, जो भी आपको शार्दुल देख रहा है शिशु सुन रहा है। विहार। हाँ, तो शार्दुल शिशु विहार के फेसबुक पेज है। जितने भी अलग अलग सिटी में शार्दुल चलते हैं उनके सबके पेज है। शार्दुल नाम से सर्च करने पर वो पेजिस आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप गुजरात से हो और आपके बच्चों को, आपको कहानी कैसे कहनी है गुजराती में, या फिर उनसे उनको गीत कैसे सुनाना है, वो आपको समझना है, सीखना है, तो
लॉकडाउन के समय में हमने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, उसका नाम भी शार्दुल ही है। तो उसमें 300 से ज्यादा कहानी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जो माता पिता सुनकर, हम ऐसा अनुरोध करते हैं कि आप उनको सुनो और अपने स्वर में बच्चों को सुनाओ, सीधा वाह। यूट्यूब ना दे दो। तो आप वाह। सुनकर वो पद्धति से बच्चों को कहानियां सुना सकते हो। कहानियां, दे आर, आई मीन स्टोरी टेलिंग इज अ, आई मीन एस्टैब्लिश्ड साइकोथेरापी। तो बच्चों के संस्कार बनाने में स्टोरी टेलिंग प्ले अ ग्रेट रोल। So, हम्म। and it has to be in our voice. It has to be at least at two minimum time, after meal and before sleep, खाना खाने के बाद और सोने से पहले। ये ऐसा सेंसिटिव टाइम है जब बच्चों को आप जो भी सिखाना चाहते हो वो कहानी के माध्यम से सिखा सकते बहुत हैं। बढ़िया। सो दैट्स इट या। एक एक अरे, अमेजिंग। मतलब अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप इस कन्फ्यूजन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसकी परवरिश किस तरीके से की जाए, तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू आपके बहुत काम आने वाला है। निसाग्र जी ने आपको समझाया कि छोटा सा छोटा बच्चा, पैदा होने से 1 साल 2 साल का बच्चा या 7 साल तक का बच्चा, वो हमेशा तैयार हो रहा होता है। खैर, लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक सीख रहे हैं। पर बच्चे की जो बेसिक डेवलपमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि ज़िंदगी में उसको चैलेंजेस नहीं आए। और साथ में निसागर जी ने आपको बताया कि प्रकृति से जुड़ा हुआ होना कितना ज़रूरी है। एक नेचुरल तरीके से बड़ा होना और एक आर्टिफिशियल तरीके से बड़ा होना, कितना डिफरेंस है दोनों में। और जो एक बड़ी शानदार बात बताई इन्होंने कि बच्चे को अगर कहानी भी सुनानी है, गाना भी सुनाना है, तो अपनी ज़ुबान, अपनी भाषा, अपनी आवाज़ में सुनाएं। उन्होंने टच थेरेपी की बात की। अगर बच्चा गिर जाता है और उसकी माँ अगर सहलाए तो बच्चे को आराम जल्दी मिलता है। उसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को अपने हाथों से अगर नरिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे, कुदरती तौर से सिखाएंगे, तो उसकी बहुत अच्छी परवरिश होगी। और मैं तो खैर कुछ नहीं ज़्यादा बोल पाया, पर निशाग्र जी ने समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर इस वीडियो को देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा। और मैं तो धन्य हो गया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया मुझे। मुझे बहुत खुशी है कि जी, आपसे बात हुई और मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है आज। थैंक यू नहीं सो बस मच। मुझे भी पूरे शार्दुल परिवार की तरफ से मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह बात अगर दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में भी जाएगी तो अच्छा काम होगा इस तरह मैं से। उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई आप तक हाँ पहुँचेगा इस वीडियो को देख के। और जी मैं जी मुझे पूरा यकीन है, जिन्होंने भी आपका नंबर मुझे दिया था, उन्होंने मुझसे यही बोला था कि तरुण, आप निशाग्र जी से पहले बात कर लो, इससे पहले कोई और उनको पकड़े, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो आग की तरह फैलने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल है। ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच निशाग्र जी, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके। जी थैंक यू सो मच जी, फॉर योर टाइम। फिर मिलूंगा, जल्दी थैंक यू। मिलूंगा। जी जी। थैंक यू। या। तो ये थे निशाग्र जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर आऊँगा एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू।